टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर होता है व्हेन अ सेल इज इमर्स्ड इन वाटर। जब हम सेल को वाटर में रखेंगे, गुड इवनिंग जागृति, तो वाटर सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। सेल क्या बन जाएगी? टर्जिड बन जाएगी ना। देखो टर्जिड, टर्गर, सेम सेम सा लग रहा है। वाटर उसके अंदर एंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्यू टू विच साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर उसको प्रोटोप्लास्ट भी बोल सकता है। अप्लाई अ प्रेशर टू द सेल वॉल, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। मतलब हमारी सेल ने क्या किया है, अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ये मेरी सेल है, इसने अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। अभी बाहर वॉल पे प्रेशर लगा रही है कि भाई वॉल तो थोड़ा सा साइड हो जा, मतलब थोड़ा सा मेरे को स्पेस दे दे। ज्यादा फूलने के लिए स्पेस चाहिएगा, नहीं चाहिएगा फिर उसको? यस मैम। और वॉल है कि भाई वो जिद्दी है बिल्कुल। वॉल क्या है? जिद्दी। जिद्दी मतलब सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज तो ऑब्वियसली वाटर को एब्जॉर्ब कर ही लेता है, लेकिन एक प्रेशर तो लगाएगा ही ना। पहले पहले तो मना करेगा एब्जॉर्ब होने के लिए। तो वॉल प्रेशर ऐसे लगाता है। तो जब टर्गर प्रेशर इज इक्वल्स टू वॉल प्रेशर, हम इसको लिख सकते हैं। अंदर से साइटोप्लाज्म प्रेशर लगा रहा है, बाहर से वॉल प्रेशर लगा रहा है। टीपीसी और टर्गर प्रेशर, डब्ल्यूपीसी और वॉल प्रेशर। मैम टर्गर प्रेशर सेल के लिए डेंजरस भी हो सकता है? नहीं, डेंजरस नहीं हो सकता इस तरीके से। ओके मैम। बस जल्दी से। VP means water potential. डब्ल्यूपी मतलब वॉल प्रेशर, बाहर से वॉल लगा रही है ना प्रेशर। मैम राइट डाउन कर दिए। ठीक है ना? अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो डी पी टी। मैम नहीं ना रह है। कर लो। मैम एनसीईआरटी में ऐसा क्यों लिखा है जो शॉर्ट डिस्टेंस विद इन द सेल और सेल टू सेल होता है वो सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? सेल टू सेल होता है बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एग्जैक्टली सेल टू सेल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है हमेशा, क्योंकि सेल टू सेल हमेशा आपका उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। पंप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वाटर। वाटर या कोई भी सब्सटेंस होगा, उसमें वाटर चैनल्स की जरूरत पड़ती है। मैम आपने तो लिखवाया था, फिर एनसीईआरटी में भी लिखा है कि वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। सेल टू सेल भी आपका डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो होता है सेल टू सेल आपका वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। इसको भी अभी क्लियर कराती हूँ। मैम लिख लिया। ओके मैम। सबका हो गया ना यहाँ तक? यस मैम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पूछा है किसने? कॉमन ने। इसको जरा एक बार देख लो। मैंने आपको लिखवाया था कि भाई सेल टू सेल जो वाटर मूव करेगा, दो टॉपिक्स लिखवाए थे। एक तो सेल टू सेल, एक लिखवाया था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी लिखवाया था क्या? यस मैम, इसमें विद इन द सेल होगा। एग्जैक्टली। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में विद इन द सेल होगा। लेकिन अगर हमें एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कराना है तो हमेशा याद रखना है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। एक सेल से दूसरे सेल चीजें कोई भी ट्रांसफर करानी हो हमेशा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। लेकिन विद इन अ सेल अगर ट्रांसपोर्ट करानी है, विद इन अ सेल हमारा कॉन्सेप्ट वर्क करेगा यहाँ पे डिफ्यूजन का। एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूजन वर्क नहीं, क्योंकि हमारे पास जो सेल होता है, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं पंप्स, और पंप्स को किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसफर करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होता है,
सोडियम पोटेशियम पंप भी हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाता है। तो अगर मेरे को एक सेल से दूसरे सेल में सोडियम ट्रांसफर करना है तो मुझे एटीपी यूज करनी पड़ेगी, मुझे वहां पे पंप्स का यूज करना पड़ेगा, वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में विद इन द सेल भी ट्रांसफर हो सकता है, बिटवीन टू सेल्स भी हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू विद इन द सेल हो सकता है, या फिर आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। दीज आर द शॉर्ट डिस्टेंस। और लॉन्ग डिस्टेंस में सिर्फ जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ही होगा, हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस जाइलम फ्लोएम के थ्रू होगा। जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल वर्क करता है, फ्लोएम हमेशा बाई डायरेक्शनल वर्क करता है। जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है। मिनरल के भी दो चीजें होती है, मिनरल को जाइलम भी ट्रांसफर कर सकता है, फ्लोएम भी ट्रांसफर कर सकता है, दोनों ट्रांसफर कर सकता है। इसको भी एक टेबल बना के लिख लो, नहीं तो इसमें भी आपको बाद में कंफ्यूजन आ जाए। मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, कौन से मटेरियल मेरे को ट्रांसपोर्ट करना है? अगर मेरे को वाटर ट्रांसपोर्ट करना है तो हमेशा किसका यूज करूंगी मैं? जाइलम का। मेरे को मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पे जाइलम का भी यूज कर सकती हूँ एज वेल एज फ्लोएम। अब आप बोलोगे मैम दोनों का कैसे? अगर मेरे को सिर्फ यूनिडायरेक्शनल कराना है तो मैं जाइलम करूंगी, लेकिन मेरे को बाई डायरेक्शनल अगर कराना है फ्लोएम करूंगी। जैसे कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि हमारे प्लांट का वो पार्ट जो सेनेसेंस में जा रहा होता है, जिसकी डेथ हो रही होती है, उससे मेरे को वापस भी विदड्रॉ भी करने पड़ता है मिनरल्स, तो वहां पे मैं यूज करूंगी फ्लोएम का। फूड ट्रांसपोर्ट कराना है तो उसके लिए हमेशा फ्लोएम। सेम केस विद हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के लिए यूनिडायरेक्शन होगा तो जाइलम, बाई डायरेक्शन होगा तो फ्लोएम। ये होगा। इसको भी बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखना। डन मैम। मैम हो गया। सबका हो गया? Yes. आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक डीपीडी। व्हाट इज डीपीडी? अब डीपीडी देखो एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है, लेकिन पीवाईक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। डीपीडी इज योर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब डिफ्यूजन हमें पता है, व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर गैसेस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है डिफरेंस या फिर कमी। अब क्या है ये डिफ्यूजन प्रेशर? डिफ्यूजन हमें पता है, लेकिन ये डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब ये होता है द प्रेशर विद विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हमने ये पढ़ा है कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस जिस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते टाइम कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है उनको हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करने के लिए, उस प्रेशर को बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। अब उस डिफ्यूजन प्रेशर की कितनी कमी है सेल के पास, क्यों करो मेरे को वाटर मूव कराना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। लेट्स सी, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मैंने प्योर वाटर भरा हुआ है। एक सिस्टम ये है, इस सिस्टम के अंदर मैंने सोल्यूशन भरा हुआ है। सबसे पहले आप मेरे को बताओ वाटर पोटेंशियल हाई किसका होगा? प्योर वाटर इसका होगा, और इसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव। नेगेटिव में होगा। अब यहाँ पे ये चीज आती है, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? प्योर वाटर से, क्योंकि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल मूव करता है वाटर। इतना हम अब तक पढ़ के आए हैं ना। यस मैम। Yes, ma'am.
यहाँ पे कहानी आती है कि जैसे वाटर पोटेंशियल हाई होता है किसका, प्योर वाटर का, ऐसे ही डीपीडी जो होता है वो भी हाईएस्ट होता है, किसका, प्योर वाटर का। अब मैंने क्या किया, इस प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट्स ऐड कर दिए। अब सॉल्यूट्स ऐड करने की वजह से जो प्योर वाटर है इसका जो प्रेशर है वो कम नहीं हो जाएगा क्या सोल्यूशन में मूव करने के लिए? Yes. जब मैंने सॉल्यूट एक हिंड्रेंस ऐड कर दिया है, एक हिंड्रेंस जिसकी वजह से प्योर वाटर सॉल्यूशन के अंदर मूव नहीं कर पाएगा, तो मतलब सॉल्यूशन का जो डीपीडी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मैम। बाय एडिशन ऑफ और यहाँ पे वाटर मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना चाहिए, हाई डीपीडी से लो या लो से हाई? इसका डीपीडी लो हो गया, ये डीपीडी मत लिखो अभी, डीपीडी इज द डिफरेंस, दिस इज ओनली डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी इसका लो हो गया। ये बहुत सोचने वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत सोचने वाला कॉन्सेप्ट है। डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर द प्रेशर बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। प्योर वाटर था, कोई सॉल्यूट्स नहीं थे, तो इतना ज्यादा उनको प्रेशर की मतलब इतना ज्यादा उनके अंदर हिंड्रेंस नहीं थी, तो हाईएस्ट प्रेशर से मूव कर पा रहे थे, कर पा रहे थे। लेकिन सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट्स है, पूरे प्रेशर के साथ वो मूव नहीं कर पाएंगे एक जगह से, तो मतलब डिफ्यूजन प्रेशर वहां पे कम हो गया, कम हो गया नहीं होगा? किसके पास डिफ्यूजन प्रेशर कम है, किसके पास डिफ्यूजन प्रेशर की कमी है, डीपीडी किसके पास है? डीपीडी डीपीडी निकालने का तरीका क्या होता है? डीपीडी निकालने का तरीका होता है डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो डीपीडी का फॉर्मूला, डीपीडी डी का मतलब होता है कमी, किसके पास कितनी कमी है। डीपीडी इज इक्वल्स टू डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब ये बताओ वाटर हाई डीपीडी से मूव करेगा, लो डीपीडी से मूव करेगा, किधर से वाटर मूव करेगा? प्योर वाटर से सॉल्यूशन। हाँ प्योर वाटर से सॉल्यूशन में डीपीडी किसका काम है, डीपीडी किसका काम है? देखो डीपीटी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर की कमी किसके पास है, सॉल्यूशन वाले का डिफ्यूजन प्रेशर कम है, तो उसके पास डिफ्यूजन प्रेशर की कमी है ना, डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्यूजन प्रेशर की कमी है, तो इसका मतलब इसका हाई डीपीडी हुआ या नहीं हुआ? डिफ्यूजन प्रेशर की कमी इसके पास ज्यादा है, और प्योर वाटर के पास डिफ्यूजन प्रेशर भर भर के है, कोई कमी नहीं है इसके पास, तो मतलब इसके पास कमी कम है, लो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट है। तो वाटर मूव कहां से कहां कर रहा है, जहां पे कमी कम है। अब आप खुद बताओ, मेरे पास कोई इंसान है, उसके पास 10 लाख रुपए है, एक के पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, किसके पास कमी है ज्यादा, हाई हाई कौन है, 1 लाख वाला ना, 1 लाख वाला। तो वो जो पैसे का मूवमेंट होगा वो 10 लाख से 1 लाख होगा, 10 लाख वालों के पास पैसे पैसे ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है पैसे ज्यादा है, डीपी उसका ज्यादा है, डीपी ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, कमी कम है ना उसके पास, लो डीपीडी है, कमी कम है, पैसे ज्यादा है, डीपी ज्यादा है, कमी कम है, डेफिसिट कम है। तो कम कमी वाले पैसे से जिसके पास ज्यादा कमी है पैसों की, उसकी साइड वाटर मूव करेगा। मैम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट रिलेशन है ना इन दोनों के बीच में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरह ये है। तो मतलब वाटर देखो, अगर हम बात करें वाटर पोटेंशियल की, वाटर पोटेंशियल में क्या होता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की साइड मूव करता है। लेकिन अगर हम बात करें डीपीडी के केस में, तो ये लो डीपीडी से हाई डीपीडी की साइड मूव करता है, क्योंकि डीपीडी डी का मतलब है कमी, भाई कमी किसके पास, जिसके पास कम कमी है
वही तो देगा ना, ज्यादा कमी वाला कैसे दे देगा? ये डेफिशिट वर्ड सब कुछ बताता है यहाँ पे। केस देखो जरा, ये मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल है 5, ठीक है। एक सिस्टम है, इस सिस्टम का डीपीडी है 3। अब वाटर कहां से कहां मूव करेगा? इसको निकालने का तरीका, क्वेश्चन आता है ऐसे ही, डीपीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल, तो डीपीडी इज इक्वल्स टू माइनस साई लिख ले, माइनस वाटर पोटेंशियल Yes, लिख ma'am. दू, है ना। तो डीपीडी इज इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे इसको जरा मैं डीपीडी में कन्वर्ट कर दूं तो क्या आएगा, डीपीडी इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा या नहीं? सॉरी -3 नहीं, -5। Yes, मैम। ma'am. अब कहाँ से कहाँ वाटर मूव करेगा, ए टू बी या बी टू है? अब डीपीडी, लो डीपीडी से हाई, लो किसका है, इसका है, यहाँ मूव करेगा। क्या Yes, ma'am. आया सबको समझ से? एक और चीज बताऊं, मैम। एक और ये देखो, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी वाटर पोटेंशियल के, जैसे जैसे सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे थे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, लेकिन ये डीपीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है, Directly. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ ऑस्मोटिक प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। Yes, ma'am. लिख लो इस इक्वेशन को, किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किस किस के इनवर्सली। मैम ऊपर से स्लाइड दिखा दो, जब डीपीडी चालू हुआ था समझते हुए लिखा नहीं था। मैम नीचे कर दो। मैम हाँ जी, मैम इसमें डीपीडी -5 से डीपीडी 3 की तरफ मूव करेगा, लेकिन मैम -5 तो कम होता है ना। लो डीपीडी से हाई डीपीडी तो मूव कराना है, तो लो डीपीडी इसी का ही तो है। एक सेकंड किधर, लो लो इसी का ही तो है, डीपीडी -5 कम होता है ना, यस मैम। तो माइनस कम से ज्यादा की साइड मूव करेगा, -5 से 3 की साइड, नीचे से ऐसे मूव करेगा।
है समझ? मैम ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन नहीं जाएगा? डीपीडी लो डीपीडी से हाई, हाई कॉन्सेंट्रेशन किसकी बात कर रहे हो? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्यूट की? मैम वाटर की। जहां अब देखो ना, इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इसका वाटर पोटेंशियल इन्हें दे ही नहीं रहा। अगर इसका वाटर पोटेंशियल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा नहीं? यस मैम। तो और इस कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा? इसका वाटर पोटेंशियल 5, इसका वाटर पोटेंशियल -3, एंड वाटर पोटेंशियल हाई से लो हो जाएगा फिर ये, अगर हम वाटर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में देखें तो। ओके मैम ओके। हो गया मैम। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस प्लाज्मोलाइसिस। पढ़ा है प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है? अब तक हमने पढ़ा था, आई गेस मैंने आपको प्लाज्मोलाइज्ड सेल एक बार तो बता ही दिया था क्या होता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। यस Yes. तो प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब होता है श्रिंकेज ऑफ सेल। सेल। सेल का श्रिंक हो जाना। अब सेल श्रिंक कब होगी? जब सेल के अंदर से वाटर बाहर निकलेगा। यस मैम। अब कहानी आती है कि भाई सेल के अंदर से वाटर क्यों बाहर निकलेगा, तो सेल के अंदर से वाटर सिर्फ कब बाहर निकलता है, उससे पहले हमें सोल्यूशन पढ़ना है। 3 टाइप के मेरे पास केसेस होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। हाइपो मतलब लो, हाइपर मतलब हाई। हाई। टॉनिक मैंने आपको पहले बताया, टॉनिक का मतलब होता है सॉल्ट। सॉल्ट। अब देखना क्या हो रहा है। ये एक सिस्टम है, इसके अंदर मैंने सेल रखा है अपना। सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल, अब देखना क्या हो रहा है। आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसोटोनिक एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बाहर का ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाए, देन दिस कंडीशन इज नोन एज आइसोटोनिक कंडीशन। बाहर का मीडियम और सेल के अंदर का मीडियम इक्वल हो रहे हैं। अब इक्वल हो रहे हैं तो इट मींस देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। हो गया नहीं ऐसा? यस मैम। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है कि बाहर जो मीडियम है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम रह जाए, अंदर की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए। किधर से किधर वाटर मूव करेगा फिर? लो टू हाई कंसंट्रेशन। हाई से लो या लो से हाई? लो से हाई। कंडीशन है। दिस इज हाइपोटोनिक, मतलब बाहर का जो वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज लेस देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनर। सेल लो से हाई मूव करेगा या नहीं? अंदर वाटर एंटर हो जाएगा, क्योंकि बाहर का मीडियम क्या हो गया है? हाइपो हो गया है। हाइपो मतलब लो सॉल्ट एंड हाई वाटर। बाहर वाटर ज्यादा है और अंदर वाटर कम है, अंदर ही तो वाटर एंटर करेगा। तो सेल क्या हो जाएगी? स्वेलअप हो जाएगी। मतलब सेल कैसी बन जाएगी? टर्जिड बन जाएगी ना। हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक, बाहर का सोल्यूशन हाइपर हो गया है, सॉल्ट ज्यादा हो गया है, वाटर कम रह गया है, सारा वाटर अंदर से बाहर आ जाएगा, सेल क्या हो जाएगी?
कर जाएगी, सूख जाएगी. दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज Plasmolized. plasmolized cell. And this process is known as plasmolysis. When a cell is put into an hypertonic solution, the cell get shrink. The cell get plasmolized. This is known as plasmolysis, and the cell is known as plasmolized cell. लिख लो जल्दी जल्दी से. हो गया मैम. सबको हो गया? यस. अब नेक्स्ट प्रोसेस लिखो. द नेक्स्ट वन प्रोसेस इज imbibition. What is imbibition? Imbibition is a special type of diffusion. स्पेशल टाइप ऑफ. अब पहली बात, डिफ्यूजन है तो एक्टिव प्रोसेस होगा या पैसिव प्रोसेस होगा? पैसिव. पैसिव होगा. कोई एनर्जी यूज नहीं होगा. हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो. कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव करेगा. अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे अभी मानसून का टाइम चल रहा है, बारिश वाला टाइम चल रहा है, तो जिसके घरों में वुडन डोर्स होंगे तो आपने देखा होगा कभी कभी वुडन डोर्स वगैरह विंडोज होते हैं वो जैम हो जाती है. जैम इन द सेंस अपने फ्रेम में पूरी तरीके से फिट नहीं होती अगर हम उनको रेगुलरली ओपन क्लोज ना करे तो. खोल के छोड़ दो. काम करो, आप लोगों का सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे जहाँ बहुत कम जाना होता होगा वहां का दरवाजा खुला छोड़ दोगा वुडन का है तो आप जाके देखना उसको 5-6 दिन बाद वो बंद नहीं होगा पूरी तरीके से. मैम लॉक काफी नहीं टाइम तक बंद करके रखो तो वो खुलता भी नहीं फिर. हाँ वो खुलता भी नहीं, हो जाम हो जाता है. मैम बारिश में भी हो जाता है मैम जाम तो. वो क्यों होता है? मैम आपने Why does it happen? मैम मैम सेलुलोज आपने बताया था. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. बताओ अगर मैंने बताया था तो क्या था रीजन? क्योंकि सेलुलोज प्रेजेंट होता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. क्योंकि सेल के अंदर होता है, सॉरी, जो वुड होती है उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है और सेलुलोज इज अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर. बहुत जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्बिबिशन. इम्बिबिशन है बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वुड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ऐसे लो. तो इम्बिबिशन दो जगह पे देखने के लिए मिलता है. कहाँ कहाँ पे? ड्राई वुडन डोर्स, मैच्योर सीड के अंदर, मैच्योर सीड और ड्राई वुडन डोर्स के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कॉन्सेप्ट. जो हमारी डोर और सीड है ना ये वर्क करेंगे इम्बीबेंट के जैसे. मतलब वो सब्सटेंस जिसके ऊपर वाटर एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब. देखो दो प्रोसेस होंगे इसके अंदर. पहले सरफेस के ऊपर वाटर आएगा
दिस प्रोसेस इज नोन एज सरफेस के ऊपर आता है एडजॉर्प्शन। फिर अंदर से सेलुलोज उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। दो प्रोसेस होंगे, पहले एडजॉर्ब करेगा फिर एब्जॉर्ब करेगा। एडजॉर्ब समझते हो ना, सिर्फ सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा होना। लिख के एडजॉर्ब या एडजॉर्ब, नहीं आ रही है मेरी? मैम ब्रेक होके आ रही है। अरे यार देखो, मैंने बोला कि जो सरफेस होता है उसके ऊपर दो प्रोसेस होता है, मतलब इंडिविजुअल में दो प्रोसेस होता है, एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाना, सरफेस के ऊपर आ जाना, फिर अंदर एब्जॉर्ब होना। एडजॉर्ब सरफेस फेनोमेनन है, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम वाला फेनोमेनन है। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब या एडजॉर्ब कर रहा है, उस सब्सटेंस को बोलेंगे इम्बीबेंट। और वो सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब इन द केस हमारा जो वाटर है, वो उसको क्या बोलेंगे? वाटर इज नोन एज इम्बीबेट। बेट, जैसे कि एक सुगर सॉल्यूशन आप बनाते हो, उसमें सुगर को क्या बोलते हैं? शुगर इज सॉल्यूट। जो डिसॉल्व हो रही है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो डिसॉल्व कर रहा है उसको सॉल्वेंट, तब Yes, सॉल्यूशन बनता है। ऐसे इम्बिबिशन कैसे बनता है? इम्बिबेंट के ऊपर जब इम्बिबेट एड्सॉर्ब या एब्जॉर्ब होता है, इम्बिबेंट के ऊपर इम्बिबेट एड्सॉर्ब या एब्जॉर्ब होता है, दिस इज नॉन एज इम्बिबिशन। आया समझ में? यस मैम। yes, ma'am. फिर हमारी एनसीईआरटी ये कहती है कि भाई अगर मेरे को इम्बिबिशन प्रोसेस कराना है तो दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए प्री रिक्वेसिट वो लिख के देता है हमको। प्री रिक्वेसिट है, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा भाई। सेकंड, इम्बिबेट और इम्बिबेंट के बीच में एक अट्रैक्शन होना चाहिए, एफिनिटी होनी चाहिए, एफिनिटी बिटवीन इम्बिबेट एंड इम्बिबेंट, तब इम्बिबिशन हो पाएगा, अनलेस इम्बिबिशन नहीं हो पाएगा। आया समझ? यस मैम। मैम सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है एक अटैचमेंट, एक इंट्रैक्शन। इम्बिबेट और इम्बिबेंट दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में इम्बिबिशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि चीनी अगर पानी के अंदर घुल ही नहीं पाएगी तो सोल्यूशन थोड़ी ना बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना, ऐसे ही है। एफिनिटी की बात करें, सबसे ज्यादा एफिनिटी किस इम्बिबेट की होती है? सबसे ज्यादा एफिनिटी किस इम्बिबेट की होती है? सबसे पहले होती है हमारे पास फाइकोकोलॉइड्स। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ये, लेकिन कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इम्बिबेट, फिर पेक्टिन, देन प्रोटीन, देन स्टार्च, देन सेलुलोज। सेलुलोज की एफिनिटी सबसे कम है वाटर को एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब करने की, सबसे ज्यादा फाइकोकोलाइड। फाइकोकोलाइड मतलब पढ़ा है ना प्लांट किंगडम चैप्टर में, जो वाटर को होल्ड Water करके holding रखता है। substance. हाँ, एगार अगार, कैरागीन, एल्गिन, अगार अगार। सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी है इम्बिबिशन कराने की? फाइकोकोलाइड्स। फिर पेक्टिन, फिर प्रोटीन, फिर स्टार्च, और फिर सेल। दिस इज द रेट ऑफ एफिनिटी। मैम अभी तो आपने बोला था कि सेल्यूलोज जो होता है वो गुड एब्जॉर्प्शन होता है। हाँ, वो सेलुलोज एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अगर उसको किसी और से कंपेयर करके देखे तो बहुत कम है उसकी। ओके ओके।
कुछ जल्दी जल्दी से, फिर इन चार्ट पढ़ाती हूँ। मैम देखो कितना सारा लिख दिया मैंने, और सब पेज से बाहर वाले सरफेस पे। देखो प्लाज्मोलाइसिस इन्होंने वही लिखा हुआ है, द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल विद रिगार्ड टू वाटर मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करेगा, उसके सराउंडिंग में कैसा सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा तो सेल स्वेल हो जाएगा, हाइपर होगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा। इफ द एक्सटर्नल और इंटरनल सेम होगा तो आइसोटोनिक, एक्सटर्नल ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा तो हाइपोटोनिक, एक्सटर्नल ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब वाटर कम ना, सेल स्वेल करेगा, हाइपोटोनिक में श्रिंक करेगा, हाइपर में। प्लाज्मोलाइसिस अकर्स व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर वाटर निकल रहा है, एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम इट सेल वॉल, सेल वॉल से अंदर सेल मेम्ब्रेन तक सब कुछ श्रिंक हो गया है। दिस अकर व्हेन सेल पुट इनटू अ विच सॉल्यूशन, हाइपर ना, हाइपर में रखेंगे। ये देखो ये पहला प्रोसेस कौन सा हो रहा है, यहाँ पे वाटर बाहर आ रहा है, प्लाज्मोलाइज प्लाज्मोलाइज्ड है। कैसे सॉल्यूशन में रखा होगा इसको, हाइपर, वाटर अंदर ही और बाहर इक्वल हो जा रहा है, नेट मूवमेंट जीरो है, आइसो टर्जिड हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है, स्वेल हो रहा है सेल, हाइपोटोनिक। एक क्वेश्चन यहाँ पे नीट में गारंटेड आता ही आता है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे आइसोटोनिक होगा, टर्जिड, फ्लैशिड का मतलब समझते हो, टर्जिड का मतलब तो चलो मोटू, प्लाज्मोलाइज छोटू श्रिंक हो गया। टर्जिड का मतलब होता है कि सेल के अंदर ना तो वाटर एंटर हुआ ना ही वाटर बाहर गया, सॉरी टर्जिड नहीं फ्लैशिड, फ्लैशिड का मतलब एज इट इज सेल है, जैसे नॉर्मल होना चाहिए सेल बिल्कुल वैसा है, जितनी अमाउंट में बाहर जा रहा है उतनी अमाउंट में अंदर भी आ रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, उस टाइम पे सेल को बोलेंगे फ्लैशिड सेल, ठीक है। एज मच Yes, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, इस पैराग्राफ में क्या लिखता है, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। जो प्रोसेस है प्लाज्मोलाइसिस का भी रिवर्सिबल है, और जो इम्बिबिशन प्रोसेस पढ़ा है वो भी रिवर्सिबल है। कुछ टाइम बाद हमारे वो डोर वापस से सही हो जाते नहीं हो जाते हैं, यस मैम। तो इसका मतलब जितना वाटर वो एब्जॉर्ब करता है उतना ही वाटर साथ साथ बाहर भी आ जाता है, आ जाता है, इतनी रिवर्सिबल है। ऐसे प्लाज्मोलाइसिस भी रिवर्सिबल है। व्हेन अ सेल आर प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हायर वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म, वाटर डिफ्यूज इनटू द सेल, जिसकी वजह से कोजिंग द साइटोप्लाज्म टू बिल्ड अप अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल। पढ़ाया था टर्गर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट, सेल स्वेल हो जाएगा, वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में जो प्रेशर लगाया क्योंकि उसके अंदर वाटर एंटर हो गया अगेंस्ट द रिजिड वॉल इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल, उसी को हम प्रेशर पोटेंशियल कंसीडर करते हैं बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है बहुत ज्यादा रिजिड होता है और बाहर से भी एक वॉल प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से हमारा सेल रप्चर नहीं होता। आप खुद सोचो सेल के अंदर वाटर भरा जा रहा है, सेल एक टाइम ऐसे नहीं होगा बर्स्ट हो जाएगी, कितना सारा स्पेस आएगा, सेल बर्स्ट नहीं होती, प्लांट सेल कभी बर्स्ट नहीं होती। यस बेटा बोलो। मैम इसमें लिखा हुआ जो प्लाज्मोलाइसिस होता है यूजुअली रिवर्सिबल होता है, तो मैम यूजुअली वर्ड लिखा तो इट मींस कि इरिवर्सिबल भी होता है। हाँ ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर हमने बाहर का जो सोल्यूशन है, सपोज करते हैं बाहर वाला जो सोल्यूशन है उसको हमेशा हाइपरटोनिक ही रखा, तो प्लाज्मोलाइसिस रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा फिर कभी भी। अगर हमने बाहर वाले सोल्यूशन को रिप्लेस कर दिया हाइपोटोनिक से तब रिवर्सिबल होगा वो प्रोसेस, कंडीशन देनी पड़ेगी ना उसको रिवर्सिबल करने के लिए। ओके मैम। तो प्लांट सेल जो होती है कभी बर्स्ट नहीं हो सकती क्योंकि सेल वॉल होती है उसके बाहर एक हार्ट, एनिमल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल बर्स्ट हो सकती है।
प्लांट सेल बर्स्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि अंदर से टर्गर प्रेशर लगता है, बाहर से वॉल प्रेशर लगता है. दिस टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ सेल. इसी टर्गर प्रेशर की वजह से सेल सिर्फ ग्रो कर जाती है, बर्स्ट कभी नहीं होती. एनलार्ज हो जाएगी, सेल की ग्रोथ हो जाएगी, बट बर्स्ट नहीं होगी. आया ये चीज समझ में? यस मैम. इम्बिबिशन देखो, इम्बिबिशन के लिए क्या बताया था? एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जहां पे वाटर इज एब्सॉर्ब बाय सॉलिड्स. सबसे ज्यादा कौन करता है सॉलिड में? फाइकोकोलाइट्स. कोजिंग देम टू एनॉर्मसली वॉल्यूम में इंक्रीज आता है, तभी हमारे वो डोर जो होता है वो फिट नहीं होता अपने फ्रेम के अंदर. द क्लासिकल एग्जाम्पल वही डोर वाला ही देंगे. Classical example of imbibition are absorption of water by seed and dry wood. The pressure that is produced by swelling of wood had been used by prehistoric men to split rock and boulders. अब ये वाली लाइन एप्लीकेशन है imbibition का. एप्लीकेशन ऑफ imbibition. पता है ये imbibition जो प्रोसेस है पहले के टाइम में, अभी तो देखो हमारे पास रॉक ड्वेलिंग मशीन समझ तो, ड्रिल कराना, छेक कराना, तोड़ना मशीन से. लेकिन पहले के टाइम में जब हमारे पास बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए मशीन से नहीं होती थी, इम्बिबिशन प्रोसेस का यूज किया जाता था उनको तोड़ने के लिए. कैसे? बड़ी सी चट्टान है, उसके ऊपर क्या ले जाके उसके अंदर छोटे छोटे छेक करके वहां पे वुड डाल दिया उसके अंदर, और ऊपर से पानी दिए जा रहे हैं. अब वो वुड क्या करता है? इतना ज्यादा इम्बिबिशन प्रेशर डेवलप करता है अपने अंदर, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा. उसका प्रेशर 1000 टाइम्स हाई हो जाता है जब उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है. तो सरफेस एरिया बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा अपना? तो इतना ज्यादा वो इम्बिबिशन प्रेशर होता है कि हमारे रॉक्स को भी तोड़ देता है. रॉक्स को भी तोड़ सकता है, इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है. एंड उसी प्रेशर को यूज करके पहले के टाइम में प्री हिस्टोरिक मैन चट्टानों को तोड़ा करते थे. If it were not for the pressure due to imbibition, seedlings would not have been able to emerge out of the soil into the open. हम लोग मिट्टी के अंदर प्लांट एक सीड डालते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं पूरा का पूरा. करते नहीं करते हैं? आप मिट्टी के अंदर से आप देखते हो पौधा निकल के आ जाता है, छोटा सा सीडलिंग निकल के आता नहीं आता है पहले? आप खुद बताओ भाई, मिट्टी के अंदर से कैसे निकल के आ सकती है कोई चीज बाहर? क्योंकि पानी डाल रहे ऊपर से, वो सीड है भाई. इम्बिबिशन दिखाएगा तो सॉइल को खोलेगा, सॉइल के अंदर होल बनाएगा और धीरे धीरे निकल के बाहर आ जाएगा. अगर इम्बिबिशन ना होता सीड्स के अंदर तो ये लिख रहा है कभी भी सीडलिंग ना मिट्टी से बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही अंदर रह जाता बेचारा, सफोकेशन से मर जाता हमारा सीड. ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अपने आसपास की चीजों को हटा देता है. They probably would not have been able to establish. देखो exactly लाइन लिखी हुई है. If it were not for the pressure due to imbibition, seedlings would not have been able to emerge out of the soil into the open. They probably would not have been to establish. Imbibition is also diffusion. ये भी एक diffusion है क्योंकि concentration gradient में work करता है. Seeds या बाकी जो substance होता है have almost no water. Hence they absorb water easily. क्योंकि seeds या फिर wooden के अंदर water नहीं होता, low concentration है, बाहर वाटर की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइड, जो लिक्विड इम्बाइड है, इज एसेंशियल फॉर, मतलब एक ग्रेडियंट होना जरूरी है. प्री रिक्वायरमेंट में लिखवाया ग्रेडियंट होना जरूरी है. इन एडिशन किसी भी सब्सटेंस का इम्बिबिशन करने के लिए, फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड, एफिनिटी भी होनी चाहिए. एब्जॉर्बेंट जो एब्जॉर्ब कर रहा है और वो लिक्विड जो एब्जॉर्ब हो रहा है, उन दोनों के बीच में अगर एफिनिटी नहीं होगी तो इम्बिबिशन नहीं होगा. दो इंपॉर्टेंट लाइन है जो इम्प्लाटन लिखी है. यहां तक किसी को कोई डाउट? मैम वाटर पोटेंशियल जाइलम वेसल्स में नेगेटिव क्यों होता है वो बता दो. वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू
मूव, है ना। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर को मूव कराना और साथ साथ मिनरल्स को भी मूव कराना। तो इसका जाइलम के अंदर दो काम है, वाटर को भी और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कराना। तो मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कराता है। मिनरल्स की वजह से जो हमारे जाइलम होता है उनका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, इसलिए उसका वाटर पोटेंशियल कम होता है। जनरली प्रेशर पोटेंशियल मैंने लिखवाया था ना, प्रेशर पोटेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव होता है क्योंकि इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। रूट्स के अंदर रूट प्रेशर डेवलप होता है, जो हम अभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है ना, इसमें समझेंगे व्हाट इज रूट प्रेशर। उस मिनरल्स की वजह से वाटर पोटेंशियल डाउन होता है, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाता है। ओके मैम। देखो जल्दी से, और कोई डाउट आप लोगों को? यहाँ तक का आज मैंने आप लोगों को आई गेस एक डीपीपी भेजा था ना ग्रुप में, यस या नहीं भेजा? करे क्वेश्चंस उसके? मैम वो सेल का था। आई गेस ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर का भी नहीं भेजा था। अच्छा नहीं भेजा, नहीं। सेल वाले के करे, क्योंकि सेल वाला इस बार आने वाला है। मैम उसके आंसर भी भेज दो। उसके आंसर मैं अभी भेज दूंगी आपको, स्कैन करने पड़ेंगे बस मेरे को। मैं भेज दूंगी, डोंट वरी आप लोगों को। तो आज इसको इतना ही रखते हैं। कल हम लोग, कल हमारी क्लास है ना? यस मैम। अब तो ये कितना रह गया है? 2 लेक्चर का रह गया है ये। हाँ 2 या नहीं 2 से ज्यादा लग जाएंगे। 3 लेक्चर में चैप्टर फिनिश। काफी बड़ा चैप्टर है अभी तो ये, बट जितना एनसीईआरटी ने इतना ज्यादा लिखा हुआ है ना, इतने ज्यादा देखो इससे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं हद से ज्यादा, सो फिक्स रहता है इतने क्वेश्चन आने। लेकिन मैम काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ रहा है इसको करने में। हाँ ये इंटरेस्टिंग, और देखो इसको कट किया हुआ है आपके सिलेबस से एनसीईआरटी ने। पता नहीं इतना अच्छा चैप्टर कट कर रखा है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर जिसको हम रिलेट करके पढ़